अब हम लोग हाइड्रोलिसिस देखेंगे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के साल्ट का। किसका हाइड्रोलिसिस देख रहे हैं आप लोग? स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड के साल्ट अगर मैं लेता हूं तो इनका हाइड्रोलिसिस कैसे होता है उस बारे में बात करते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, इनका एग्जांपल देख लेते हैं भाई, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोडियम एसीटेट है ना। सोडियम एसीटेट किसका साल्ट है? इस एसिड और इस बेस, और आप जानते हो ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये क्या है? वीक एसिड है ना। तो इन दोनों का साल्ट मैंने लिया एसिटिक एसिड और NaH, करेक्ट। इसी तरीके से यदि मान लीजिए मैं लेता हूं K2CO3, K2CO3 किसका साल्ट है? कार्बोनिक एसिड और KOH। फिर वही बात, ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे NaCN, ये क्या है? वीक एसिड और साथ में ये क्या? स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो अभी हम लोग जो एम्फेसाइज कर रहे हैं बेसिकली वो किस पर देख रहे हैं? अभी हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के। तो ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब इनके साल्ट का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है, इस बारे में हमें बात करनी है। तो मैं फिर वही बात करूंगा, सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेके ही समझते हैं तो हमारे लिए समझना आसान रहेगा। देखिए मैं मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट वाला एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने क्या करा, CH3CO Na को वाटर में डिजोल्व किया। जब मैंने इसको वाटर में डिजोल्व किया तो नेचुरल सी बात है, पानी में घोले जाने पर ये आयोनाइज्ड हो गया, ठीक है। व्हेन इट इज डिजोल्व्ड इनटू वाटर इट इज आयोनाइज्ड इनटू दीस टू आयंस। ये दोनों आयनों में ब्रेक हो गया। एक तो कौन सा आयन बना? एसीटेट आयन, और एक कौन सा आयन बना? सोडियम आयन, ठीक है। अब ये जो एसीटेट आयन आपके सामने बना है, ये जो एसीटेट आयन आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये एसीटेट आयन क्या करेगा? दिस एसीटेट आयन विल रिएक्ट विथ वाटर। ये पानी से रिएक्शन करेगा, ये पानी से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा? CH3COOH प्लस साथ में क्या बनेगा? प्लस साथ में यदि हम देखें तो एक तो एसिटिक एसिड बन गया और साथ में क्या बन जाएगा यहां पर? OH माइनस, ओके। यहां पर इस तरह से कुछ बन जाएगा, ठीक है। हमने क्या करा भैया, एसिटेट आयन को जब पानी में, जब क्या हुआ, एसिटिक एसिड को पानी में घोला तो वो एसिटेट आयन और सोडियम आयन में ब्रेक हुआ। अब एसिटेट आयन ने वाटर से रिएक्शन करी और क्या बनाया? एसिटिक एसिड और साथ में क्या? OH माइनस, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, यहां पर मेरे पास में प्रॉपर जगह नहीं बन पा रही है, मैं इस रिएक्शन को वापस से लिख देता हूं। ये एग्जाम्पल तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने कर लिए होंगे, तो मैं इसको हटा देता हूं। अब देखिए ये पहले घोला तो ये इसमें ब्रेक हुआ। अब ये जो एसिटेट आयन है CH3CO माइनस, ये पानी में घुले जाने पर इसने पानी के साथ में रिएक्शन करी। इट इज रिएक्टिंग विथ वाटर टू मेक CH3COH। पूरा का पूरा काम वैसा ही रहेगा जैसा हम लोगों ने पिछले केस में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में पढ़ा था, डिट्टो वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो ये अभी आपके पास में हुआ। अभी क्या हुआ साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि हम मान लेते हैं कि शुरुआत में इसका जो कॉन्सेंट्रेशन था वो था C। कितना कॉन्सेंट्रेशन था? C था, ओके। T=0 पर इसका जो सांद्रण था, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन था वो था C। अब जब हाइड्रोलिसिस हुआ तो क्या हो रहा है, हम यहां पर भी सपोज कर लेते हैं कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H है, मतलब 1 मोल लेने पर H मोल पानी से रिएक्शन करेंगे, तो C मोल लेने पर कितने करेंगे? CH। तो बचेंगे कितने? C माइनस CH, करेक्ट भाई। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस यदि मैंने H मान ली, मतलब 1 मोल लेने पर H मोल पानी से रिएक्शन करते हैं, तो C मोल लेने पर कितने करेंगे? CH। तो ये हो गया। तो ये किसके बारे में बारी आई? ये C माइनस CH कब होगा? आफ्टर हाइड्रोलिसिस। ये जल अपघटन के बाद की बात है। दिस इज आफ्टर हाइड्रोलिसिस, ओके। अब यहां पर इनके स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखिए, इनके स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 1 1 और 1, अर्थात क्या 1 मोल अगर इसका रिएक्शन करता है तो इन दोनों के 1 मोल बनते हैं। तो अगर इसके CH मोल पानी से रिएक्शन करेंगे तो इन दोनों के कितने कितने मोल बनेंगे? CH CH करेंगे भाई। इसका 1 मोल पानी से रिएक्शन करता है, दोनों के 1 मोल बनते हैं। तो यहां अगर CH मोल रिएक्शन करेंगे तो CH CH बनेंगे। तो ये आ गया। तो अब यहां पर जैसा हम लोगों ने उस केस में किया था बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, जल अपघटन स्थिरांक। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट जिसे आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? KH से रिप्रेजेंट करते हैं। वो किसके बराबर होगा भाई? न्यूमरेटर में वी राइट द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। न्यूमरेटर में मैं प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को लिखूंगा, करेक्ट, और डिनोमिनेटर में किसको? रिएक्टेंट को।
भाई न्यूमरेटर में हमने प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को लिखा और डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट को। फिर वही बात आ रही है कि डिनोमिनेटर में जो रिएक्टेंट है उसमें वाटर भी है, लेकिन वाटर को मैंने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वाटर सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होता है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन को लिखते समय उसको नहीं लिखा जाता। तो ये KH आ गया। ओके, अब यदि यहां पर हम देखें तो इसका एसिडिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना आया? CH, और हाइड्रोक्साइड आयन का वो भी CH, और इसका कितना? C माइनस CH। ठीक है भैया, इन दोनों के CH CH और ये C माइनस CH। अब यदि हम न्यूमरेटर को देखें तो न्यूमरेटर बिकम्स C स्क्वायर H स्क्वायर। न्यूमरेटर क्या हो गया? C स्क्वायर H स्क्वायर। ठीक है, और डिनोमिनेटर में से C कॉमन निकल गया। C कॉमन निकल जाएगा तो C से क्या C क्या हो जाएगा? कैंसिल। सो क्या पाते हैं आप? या आप पाते हैं यहाँ पर CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H। सो ये हमारे पास में हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का एक्सप्रेशन बनकर आया। क्या बनकर आया? CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H। ठीक है, अब यहां पर भी फिर वही वाली बात होगी, यदि हाइड्रोलिसिस काफी कम हो, इफ हाइड्रोलिसिस इज वेरी स्मॉल, यदि हाइड्रोलिसिस काफी छोटा होता है, यदि हाइड्रोलिसिस काफी कम है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? अगर हाइड्रोलिसिस की बहुत ही कम है तो H की जो वैल्यू होगी दैट विल बी नेग्लिजिबली स्मॉल इन कंपैरिजन ऑफ 1। H की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटी होगी, और H की वैल्यू अगर 1 के कंपैरिजन में काफी छोटी है तो 1 माइनस H कैन बी रिटन एज 1। करेक्ट? यदि H की वैल्यू 1 से बहुत कम है तो 1 माइनस H को मैं कितना लिख सकता हूँ? 1 लिख सकता हूँ। तो उस बेसिस पर जो KH है उसकी वैल्यू कितनी आएगी? CH स्क्वायर अपॉन 1, है ना, और इससे H स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? KH अपॉन C। भाई आपने C से डिवाइड कर दिया, और यहां पर अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो H इक्वल टू कितना आएगा? रूट ऑफ KH अपॉन C। ठीक है, तो यहां तक देखिए डिट्टो वैसा का वैसा ही एक्सप्रेशन बनकर आ रहा है जैसा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के साल्ट में था। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के साल्ट में भी यही एक्सप्रेशन बनकर आया था, यहाँ पर भी वैसा का वैसे बनकर आया। गौर कीजिए, वहां पर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का एक्सप्रेशन यही बनकर आया था, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का एक्सप्रेशन भी यही बनकर आया था, वही का वही हुआ। ठीक है, अंतर सिर्फ इतना है साहब कि यहां पर हमने स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का साल्ट लिया है, तो ये हुआ। ठीक है, अब यहां पर भी वही क्वेश्चन बना करता है दिमाग में कि सर जब हमने सोडियम एसीटेट को पानी में घोला तो वो एसीटेट आयन और वाटर बना लेता है ना। जब हमने एसिटिक एसिड को, सोडियम एसीटेट को पानी में घोला तो उसने एसीटेट आयन और सोडियम आयन बनाया। क्या क्या बनाया था? जब आपने सोडियम एसीटेट को वाटर में डिसॉल्व किया था तो उसने क्या क्या बनाया था? एक तो एसीटेट आयन और एक सोडियम आयन। अब एसीटेट आयन ने वाटर के साथ में रिएक्शन करी, एसीटेट आयन ने वाटर के साथ में रिएक्शन करी, लेकिन सोडियम आयन ने वाटर से रिएक्शन करी क्या? नहीं करी। अब तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा क्यों? क्योंकि अगर सोडियम आयन वाटर से रिएक्शन करता तो क्या बनाता? सोडियम आयन अगर वाटर से रिएक्शन करता तो वो बनाता NaOH प्लस H प्लस बनाता ये। अब पंगा क्या है? ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये वापस से टूट जाएगा। तो मुझे कुछ फ्रूटफुल मिला? नहीं मिला। समझ रहे ना भाई, जब ये NaOH बना तो ये स्ट्रॉन्ग बेस बना, और स्ट्रॉन्ग बेस बनने के कारण ये वापस से टूट जाएगा। तो मुझे कुछ फ्रूटफुल, मतलब मुझे कुछ प्रोडक्टिविटी दिख नहीं रही है यहाँ पर, इसीलिए हम बोलेंगे कि ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। तो केवल किसने रिएक्शन करी? सिर्फ और सिर्फ एसीटेट आयन ने रिएक्शन करी। ओके, सिर्फ और सिर्फ एसीटेट आयन ने रिएक्शन करी। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि कौन रिएक्शन करेगा? हमेशा वीक पार्ट रिएक्शन करेगा, और इस बार वीक पार्ट कौन है? एसिडिक। वीक पार्ट कौन है? एसिडिक। पिछली बार वीक पार्ट कौन था? बेसिक। इस बार वीक पार्ट है एसिडिक। और एसिडिक पार्ट हमेशा, देखिए ये एसिडिक पार्ट हमेशा जो होता है ये क्या होता है? एनायन होता है ना, और जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो क्या होता है? कैटायन। अब इस बार किसने रिएक्शन करी? नेगेटिव पार्ट ने। चूंकि नेगेटिव पार्ट ने रिएक्शन करी है इसीलिए इससे आप एनायोनिक हाइड्रोलिसिस कह सकते हैं। इसे आप क्या कहेंगे? एनायनिक। और एनायन हमेशा कौन सा होता है? एसिडिक पार्ट होता है। सो वी पीपल कैन आल्सो से इट इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस। सो सम पीपल यूज्ड टू से इट इज एनायनिक हाइड्रोलिसिस व्हाइल सम से इट इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है भैया, देखिए सिंपल सी बात है, हमेशा जो वीक पार्ट होता है वही रिएक्शन करेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पार्ट अगर रिएक्शन करेगा तो वो वापस से टूट जाएगा, तो मुझे कुछ प्रोडक्टिविटी उसमें नजर आनी नहीं है। हमेशा वीक पार्ट रिएक्शन करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और बेसिकली हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है अगर वाटर से रिएक्शन हुई तो ही हाइड्रोलिसिस कहेंगे, अगर वाटर से रिएक्शन नहीं हुई तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। और चूंकि यहाँ पर केवल नेगेटिव पार्ट ने रिएक्शन करी है इसलिए हम बोलेंगे इसको एनायनिक हाइड्रोलिसिस या फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस। और उस केस में आपने जो डिग्री हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट देखा है ये डिट्टो वैसा का वैसा ही आया, और जहां तक डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का सवाल है वो भी डिट्टो वैसी की वैसी आई। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कुछ बात करी। अब मैं इसे हटाता हूं और देखें, हम यहां पर हम लोगों ने कुछ इतना काम तो कर लिया। ठीक है, अब मैं
यहाँ पर फिर वही काम करता हूं जैसे हमने पिछली बार एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया था, वैसे ही मैं रिलेशन पर आता हूं। ये जो वीक पार्ट था, एसिडिक पार्ट, ओके, इसको यदि मैं अगर पानी में घोलता हूं तो ये किस में ब्रेक होगा? इट विल बी आयोनाइज्ड इनटू एसिटेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन। ये किस में ब्रेक होगा? इट विल बी आयनाइज्ड इनटू एसिटेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन। भाई आपने जब एसिडिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया तो उसने क्या बनाया? एक तो एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन। अब यदि मैं इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखना चाहूं, इफ आई वांट टू राइट इट्स एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो मैं क्या पाता हूं? मैं देखता हूं वो है CH3CO- इंटू H+ अपॉन क्या? CH3COOH। ठीक है, ये होगा, ये क्या होगा? Ka एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा। भाई एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ये हो गया Ka। अब इसे मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। इसे मैंने क्या नाम दे दिया? फर्स्ट इक्वेशन। और ये जो आपके पास में है, ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है KH। क्या है ये है CH3COOH इंटू OH- अपॉन एसिटेट आयन। करेक्ट। इससे मैंने नाम दे दिया कौन सी इक्वेशन? सेकंड इक्वेशन। सो ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का एक्सप्रेशन बनकर आया और ये Ka का एक्सप्रेशन बनकर आया। अब आप एक काम करें, जो काम आपने पिछली बार किया था डिट्टो वही का वही मैं कर रहा हूं, और देखिए हम क्या पाते हैं? यदि मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, इफ आई मल्टीप्लाई बोथ ऑफ दीस टू इक्वेशंस, देन व्हाट आई फाइंड? दिस इज Ka into KH is equal to what is this? CH3CO- into H+ अपॉन क्या? CH3COH। ठीक है भैया। इनटू क्या होगा? न्यूमरेटर में आपने किसको लिखा? प्रोडक्ट्स को। यू हैव रिटन न्यूमरेटर में प्रोडक्ट्स को लिखा और डिनोमिनेटर में किसको लिखा? रिएक्टेंट को, है ना। न्यूमरेटर में मैंने प्रोडक्ट्स को, डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट को। और यहां देखिए, यहां क्या होगा? ये रहे न्यूमरेटर में प्रोडक्ट्स और डिनोमिनेटर में क्या? रिएक्टेंट। ठीक है। देखिए न्यूमरेटर, भाई हमने Ka इंटू KH, तो ये जो रहा ये रखा, और KH का Ka का जो एक्सप्रेशन था वो मैंने एज इट इज लिखा, और KH का एक्सप्रेशन जो वो भी मैंने एज इट इज लिखा। अब क्या हो रहा है यहाँ पर? ये देखिए, ये दोनों आपस में क्या हो गए? कैंसिल हो गए। इवन ये दोनों भी आपस में क्या हो गए? कैंसिल हो गए। सो क्या बचा? डिनोमिनेटर तो पूरा खत्म हो चुका साहब, बचा क्या? H+ इंटू OH-। और इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट को वही घिसी पिटी सी बात मैं करूंगा, क्या बोलते हैं इसको? KW। सो इस बेसिस पर हमने क्या देखा? इस बेसिस पर हम देख रहे हैं कि Ka इंटू KH इज इक्वल टू कितना? KW। ठीक है, यहां पर क्या आ गया? Ka इंटू KH इक्वल टू कितना आ गया? KW। तो KH कितना आ गया? KH आ गया KW अपॉन Ka। तो ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का एक नया एक्सप्रेशन बनकर आ गया। ठीक है, हमने क्या करा भैया? इस एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखा, ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट था, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करा, फिर हमारे पास में इन दोनों का प्रोडक्ट KW आ गया, और उस बेसिस पे KH बराबर आ गया KW अपॉन Ka। गौर कीजिए, पिछली बार क्या आया था? KW अपॉन KB। लास्ट टाइम में जो था वो KW अपॉन KB आया था, और यहां पर क्या आया? KW अपॉन Ka। कुल मिलाकर मैं एक बात बताऊं, इसको याद करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है कि जो साल्ट आप ले रहे हैं उसका जो वीक पार्ट होगा उसके K से डिवाइड करना है। इस बार आपने किसको वीक लिया था? इस बार आपका एसिड वीक था तो आपने एसिड से डिवाइड किया, और ध्यान दीजिए पिछली बार बेस वीक था तो आपने KW अपॉन KB लिखा था। ठीक है, तो इस तरह से हमें याद रखना है कि जो वीक पार्ट है उससे डिवाइड करना है। मैं फिर कह रहा हूं, देखिए पिछला जो साल्ट आपने लिया था दैट वाज द साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। सो मैंने KW अपॉन KB लिखा, यहां पर एसिड वीक है इसलिए मैं KW अपॉन Ka लिख रहा हूं। तो जो वीक पार्ट होगा उससे आप डिवाइड करेंगे। तो ये आपके पास में किसका एक्सप्रेशन आ गया? KH का एक्सप्रेशन आ गया। अब हमने KH का एक्सप्रेशन निकाल दिया, तो अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के बारे में बात करें तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या देखी थी? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस थी अंडर द रूट ऑफ KH अपॉन C। ठीक, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस थी अंडर द रूट ऑफ KH अपॉन C, और C तो चलिए एज इट इज रखा, ये 1 अपॉन C। और जहां तक KH का सवाल है,
KH का सवाल है तो वो क्या होगा KW/K, करेक्ट। देखिए ये तो 1/C और जहां तक KH का सवाल है तो वो क्या होगा बच्चों KW/K। तो ये हमारे पास में डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का एक नया एक्सप्रेशन और बनकर आ गया। एक एक्सप्रेशन तो ये पहले ही हम लिख चुके थे और ये दूसरा एक्सप्रेशन बनकर आ गया। तो इस तरीके से आपके पास में डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आ गई। अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आ जाने के बाद अब मेरा काम है, मुझे क्या निकालना है, मुझे यहाँ पर इस सॉल्यूशन का पीएच निकालना है। क्या निकालना है मुझको? पीएच वैल्यू निकालनी है। और पीएच वैल्यू निकालने के लिए मैं यहां पर देखूं तो जो सॉल्यूशन बना था वो कैसा बना था? अभी थोड़ी देर पहले जब हमने हाइड्रोलिसिस कराया था तो ये एसीटेट आयन का हाइड्रोलिसिस हुआ। आपने आपकी कॉपी में लिखा होगा मेरे ख्याल से। क्या बना इस केस में भैया? आपको CH3COOH यानी एसिडिक एसिड, नेचुरल सी बात है, इनटू क्या मिला? सॉरी प्लस में क्या मिला था? OH माइनस आयन, है ना। और आफ्टर हाइड्रोलिसिस आपने देखा कि ये कितना बन रहा है? CH बन रहा था। आफ्टर हाइड्रोलिसिस जो इसका अमाउंट बन रहा था वो कितना बन रहा था? CH, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन आएगा CH। जो आपके पास में हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना आएगा? CH। और C और जहां तक H का सवाल है तो वो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा 1/C × KW/Ka। हमेशा वीक पार्ट से डिवाइड करते हैं। फिर कह रहा हूं क्योंकि इस बार एसिड वीक है इसलिए K से डिवाइड किया, पिछली बार बेस वीक था इसलिए KB से डिवाइड किया था। अब जब इस C को मैं रूट के अंदर लेके जाऊंगा, देन इट विल बिकम C²। ये KW/C × K। अभी क्या होगा? ये C से C क्या हो गया बच्चों? कैंसल हो गया। These two C cancel each other, so I get CKW/Ka। तो ये आपके पास में क्या आ गया? हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन। हाइड्रोक्साइड आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन आ गया। अब मैं क्या करता हूं? दोनों साइड लॉग लेता हूं। जब मैं दोनों साइड लॉग लेता हूं, ये लिया और इधर भी मैंने लॉग लिया, और वो रूट लिखा है मतलब पावर 1/2 लिखी है। रूट लिखा है मतलब पावर कितनी है? 1/2। ये तो हम पहले भी 2-3 बार देख चुके हैं, तो आई कैन राइट इट डायरेक्टली। ओके, अब मैं क्या करता हूं? log m to the power n। log m to the power n क्या होता है? n log m। ठीक है, log m to the power n होता है n log m। पावर आगे आ गई। और अगली स्टेप में मैं क्या कर सकता हूं? ये तो मैंने एज इट इज लिखा भैया, लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये 1/2 कॉमन निकाल दिया। और log m/n क्या होता है? log m minus n, log m, हाँ। सो ये log C प्लस log KW, जो न्यूमरेटर में थे वो प्लस में रहे और जो डिनोमिनेटर में थे वो माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, देखिए ये जो रहा न्यूमरेटर में वो प्लस, ये जो न्यूमरेटर में रहा वो प्लस, और जो माइनस था वो जो डिनोमिनेटर में था वो क्या हो गया? माइनस। सो इस तरीके से हमारे पास एक्सप्रेशन बनकर आ गया। अब मैं एक काम करता हूं, मैं इसमें दोनों साइड माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर देता हूं। आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस साइन। जब मैं दोनों साइड माइनस साइन का मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं क्या पाऊंगा? आई विल फाइंड दैट इट इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन, है ना भाई। मैंने माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये -1/2 log C, -1/2 log KW, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस log K। ठीक है भैया, देखिए ये जो आपके पास में पूरा एक्सप्रेशन बनकर आया था, यू हैव मल्टीप्लाइड दिस होल एक्सप्रेशन बाय माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी, और साथ में 1/2 का भी कर दिया। तो ये -1/2 log C हो गया, ये भी -1/2 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। और माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है POH। क्या होता है? POH। ठीक है, अभी यहां पर हम ध्यान दें तो ये 1/2 मैंने 1/2 एज इट इज रखा, ये 1/2 मैंने एज इट इज रखा। अच्छा, माइनस log KW क्या होता है? माइनस log KW होता है PKW होता है, माइनस log KW होता है PKW। और यहां पर यदि हम देखें तो माइनस log K होता है PK, माइनस log K होता है PKA, तो यहां पर प्लस है, इसीलिए क्या हो जाएगा? ये माइनस PK, और ये क्या होगा? -1/2 log C। ठीक है, सो ये आपके पास में जो एक्सप्रेशन बनकर आया है, व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन? दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर POH। ये क्या आ गया आपके पास में? POH का एक्सप्रेशन बनकर आया। भाई क्या हुआ? देखिए माइनस log KW को लिखा आपने PKW, प्लस log K हो जाएगा माइनस PK, और
1/2 log C, तो एज इट इज। तो ये हमारे पास में आया POH। ओके, अब फिर मैं वही घिसा पिटा सा काम करूं, PKW की वैल्यू हम जानते हैं 14 होती है, 14 है ना, PKW की वैल्यू होती है 14, 14/2 विल बिकम 7। सो आई विल गेट दैट POH ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 7। इन दोनों में से मैं अगर माइनस साइन को कॉमन निकाल दूं तो मैं पाता हूं PKA प्लस log C। ठीक है, माइनस 1/2 कॉमन निकाल दिया तो ये कुछ आ गया। सो ये आपके पास में आ गया POH। ये क्या आ गया? ये आ गया आपके पास में POH। लेकिन अगर मुझे pH निकालना है तो मैं निकाल सकता हूं। हम जानते हैं pH और POH दोनों का सम कितना? 14। सो इस बेसिस पर जो pH आएगा वो आएगा 14 माइनस POH, 14 माइनस POH। तो आप क्या करेंगे, यदि आपको pH वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 14 में से ये जो पूरा एक्सप्रेशन बनकर आया कौन सा, 7 माइनस 1/2 pKa प्लस log C, ये जो एक्सप्रेशन बनकर आया ये पूरा किसका एक्सप्रेशन था? दिस वाज द एक्सप्रेशन फॉर POH। सो 14 में से इसको माइनस कर दीजिए, 14 माइनस 7 वुड बिकम 7। 14 में से 7 गए तो भैया 7 हो गया और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। सो 1/2 pKa प्लस log C। ठीक है, सो दिस इज आइडेंटिटी to determine pH value of solution of a strong base and weak acid। तो इस तरीके से आपके पास में इसका आ गया। ठीक है भैया, मैं फिर समझा देता हूं। देखिए मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर pH वैल्यू निकालनी है, मुझे इस सॉल्यूशन की pH वैल्यू निकालनी है। जब भी कभी pH वैल्यू निकालनी होती है तो हम हमेशा क्या करते हैं, वी पीपल आर इंटरेस्टेड इन डिटरमाइनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। भाई pH निकालना तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। अब हम देखें जब हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस हुई थी तब हमको हाइड्रोक्साइड आयन मिला था जो कि मिला था CH। C को मैं अंदर लेके जाऊंगा, C से C कैंसिल हो जाने के बाद ये आ जाएगा, दोनों बाजू लॉगरिथम लिया, पावर हाफ थी क्योंकि रूट था, पावर आगे आ गई और फिर log m अपॉन n होता है log m माइनस n। जो ऊपर थे उन सबको प्लस लिखा, जो नीचे थे उनको माइनस लिखा। अब दोनों साइड मैंने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया और ये वाला प्लस हो गया। और इस तरीके से दिस इज गिविंग यू द वैल्यू ऑफ POH। जहां तक माइनस log KW का सवाल है तो वो है PKW और अपॉन 2 था। सही, ये क्या हो जाएगा, माइनस log K होता PK तो प्लस log K होगा माइनस PK, माइनस 1/2 log C। 1/2 कॉमन निकाल देंगे या 14/2 7 हो जाएगा। सो ये आ गया POH। पर अगर pH निकालना है तो pH प्लस POH का सम 14 होता है, जिससे pH की वैल्यू 14 माइनस POH हो जाएगा। POH का पूरा एक्सप्रेशन रखने पर 14 से 7 कैंसिल होकर 7 और ये दोनों माइनस माइनस से क्या हो गए, प्लस हो गए। अब ये जो pH वैल्यू आपके पास में लिखी हुई आ रही है, आपको दिखाई दे रही है, ये जो pH वैल्यू आपके पास में लिखी हुई आ रही है बच्चों, आप यहां से देख सकते हैं कि जो pH है इट इज ग्रेटर देन 7। क्यों भाई, अगर मैं 7 में कुछ ऐड करता हूं, यदि मैं 7 में कुछ ऐड करता हूं तो नेचुरल सी बात है मुझे 7 से बड़ा मिलेगा। अगर मैं 7 में कुछ ऐड करता हूं तो मुझे जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, 7 से बड़ा मिलेगा। 7 से बड़ा मिलेगा मतलब pH वैल्यू मोर देन 7 हो गई। और जब pH वैल्यू मोर देन 7 होगी तो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा। कैसे सॉल्यूशन होगा इसका, बेसिक सॉल्यूशन होगा। इसको हम दो और तरीकों से भी समझ सकते हैं। मैथमेटिकली वी कैन प्रूव दैट सिंस pH इज मोर देन 7 सो सॉल्यूशन इज बेसिक, है ना भैया। हम देख चुके हैं कि अगर किसी सॉल्यूशन का pH 7 से ज्यादा है तो वो सॉल्यूशन बेसिक होता है। तो ये सब pH मोर देन 7 आ गया तो सॉल्यूशन बेसिक हो गया, एक बात। और दूसरी बात हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि आपने जब ये सॉल्यूशन बनाया तो आपने देखा कि इस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन की एक्सेस हो गई। क्योंकि देखिए वाटर में जितना H प्लस था उतना OH माइनस था। अब वाटर का जो H प्लस था, हाइड्रोजन आयन जो था, that has reacted with acetate ion to make acetic acid, but OH minus ion is left back. OH minus ion is remaining back, and if it is remaining back, we can say OH minus will be into the excess, and if it is into the excess, we people can say that solution will be alkaline, it will be basic due to the excess of hydroxide ion concentration. Okay, इस तरह से हम समझ सकते हैं। और यूं भी हम समझें तो हमने यहाँ पर जो साल्ट लिया है वो साल्ट किसका लिया है, वी हैव टेकन द साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया और साथ में क्या लिया, वीक एसिड। वी हैव टेकन द साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। और ध्यान दीजिए स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का साल्ट अगर आप लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का यदि आप साल्ट लेंगे तो यहाँ पर डोमिनेटिंग कौन है, बेस। जो स्ट्रॉन्ग है वो डोमिनेटिंग है, तो जो डोमिनेटिंग होगा बच्चों उसके अकॉर्डिंग बात होगी। तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि ये सॉल्यूशन जो होगा वो बेसिक होगा। भाई पिछली बार एसिड स्ट्रॉन्ग था तो सॉल्यूशन वाज एसिडिक, इस बार बेस स्ट्रॉन्ग है तो
सॉल्यूशन जो है वो बेसिक है। और नेचुरल बात है, अगर सॉल्यूशन बेसिक है तो पीएच वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, मोर देन 7। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमने यहाँ पर जो हाइड्रोलिसिस पढ़ा वो पढ़ा स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का। वी हैव हाइड्रोलाइज द साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। और जब हमने किया तो हमेशा मैंने क्या बताया, वीक पार्ट का हाइड्रोलिसिस होता है। तो यहाँ पर इस वीक पार्ट का हाइड्रोलिसिस होगा, और वीक पार्ट का हाइड्रोलिसिस होने के फलस्वरूप हम बोल सकते हैं एसिडिक पार्ट जो होता है वो हमेशा नेगेटिव पार्ट होता है। सो वी कैन से दिस इज एन आयोनिक हाइड्रोलिसिस, और यू कैन से दिस इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ओके, और जहां तक के एच का सवाल है तो वो क्या आया, के डब्ल्यू अपॉन के ए। भाई जो बेस जो वीक होता है उससे डिवाइड करना है। पिछली बार बेस वीक था तो के बी से डिवाइड किया, इस बार एसिड वीक है तो के से डिवाइड किया, तो ये आ गया आपके पास में के एच। ठीक है, और जहां तक डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का सवाल है तो वो है अंडर द रूट ऑफ के एच अपॉन सी, और ऊपर से यदि मैं एच की वैल्यू के एच की वैल्यू रख दूं तो वो आएगी के डब्ल्यू अपॉन के ए। सो ये आपके पास में आ गया क्या, एच, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। और जहां तक पीएच का सवाल है तो पीएच का फार्मूला तो ऐसे आपके सामने लिखा हुआ ही है, और मैं फिर से एक बार लिख देता हूं। पीएच वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ रही है, यहां पर जो पीएच वैल्यू आ रही है वो आ रही है 7 + हाफ pKa प्लस log C। ठीक है, ये आ रही, ये पीएच वैल्यू आ गई। और पीएच वैल्यू जो है वो मोर देन 7 है। मोर देन 7 होने के कारण सॉल्यूशन जो होगा वो बेसिक होगा, क्योंकि यहाँ पर बेस स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो आपको अगर कुछ साल्ट दे दी जाए, पूछ ली जाए कि किसका सॉल्यूशन बेसिक है, तो हम देखेंगे कि जो भी कोई साल्ट स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बनेगा उसका सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होता है तो सॉल्यूशन एसिडिक, और अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्यूशन बेसिक।